आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ है कि आज मैं मौजूद हूँ सरदार गज़नफ़र मंजूर एडवोकेट हाई कोर्ट। ये फ़ौजदारी कवानीन के रावलपिंडी डिवीज़न के एक्सपर्ट में उनका शुमार होता था। इनके सीनियर्स थे चौधरी ज़हूर हुसैन एडवोकेट। उनके होनहार शागिर्दों में इनका नाम आता है और रावलपिंडी बार के एक्टिव मेंबर हैं। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे ट्रायल के हवाले से। फ़ौजदारी का जो ट्रायल है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, उसकी बुनियाद कैसी होती है, उसके मरहल कौन कौन से होते हैं और ये क्यों ज़रूरी होता है। सरदार साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका भाई इलाका कौन सा है और आपने कानून की तालीम किस साल में और किस यूनिवर्सिटी से हासिल की। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा गयास साहब, सबसे पहले तो मैं आपका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझ जैसे ट्रिवियल स्टूडेंट ऑफ लॉ को इंटरव्यू के लिए मुनासिब समझा। हालांकि मैं इस काबिल तो नहीं था, तो इसके लिए मैं आपका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। सेकेंडली, जो क्वेश्चन आपने मुझे पुट किया है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो बेसिकली मैं आज़ाद कश्मीर की तहसील त्राड़खल ज़िला सुदनौती का रिहायशी हूँ। मेरी एफएससी बीएससी की जो एजुकेशन है वो गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी से है। उससे ऑनवर्ड मैंने एलएलबी मुस्लिम लॉ कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने 2015 में एलएलबी कंप्लीट करने के बाद मैंने कचहरी को ज्वाइन किया। तो आपने मेरे उस्ताद मोहतरम वन ऑफ द रीनाउंड लॉयर ऑफ हिज ईरा चौधरी ज़हूर हुसैन का नाम लिया। अल्लाह पाक उनको गरीक रहमत करे, करवट करवट जन्नत की बारें नसीब करे। बिलाशुबा वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। तो उनके साथ मुझे 3.5-4 साल लगाने का मौका मिला, जिस दौरान मैंने उनसे बहुत कुछ लर्न किया। तो चौधरी ज़हूर हुसैन मेरे उस्ताद थे। मेरे लिए ये एज़ाज़ की बात है कि मैं उनकी शागिर्दी में, उनकी प्यूपिल एज में रहा हूँ। तो मैंने सर 2015 में बार ज्वाइन की है। तो थैंक यू। सरदार साहब, आप हमारी ये रहनुमाई फरमाएँ, आसान अल्फाज में बताएं कि ट्रायल क्या चीज़ है, ट्रायल को डिफ़ाइन करें आप। जी राय साहब, मैं आपका माशाल्लाह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रायल के हवाले से। और बेसिकली जो हमारा आज का टॉपिक है फ़ौजदारी ट्रायल, तो उससे पहले मैं सर ट्रायल की तरफ आने से पहले एफ़आईआर की तरफ आऊँगा, क्योंकि ट्रायल शुरू होने से पहले एफ़आईआर का होना लाजमी है। तो जब जैसे बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ आपको भी पता होगा, आपके नॉलेज में होगा, तो आपके ऑडियंस की समातों के लिए कि जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस, मेरे बहुत सारे दोस्त अहबाब जो स्टूडेंट ऑफ लॉ हैं उनको पता होगा कि ऐसा कोई जुर्म वाक़ हो जाता है जिसमें पुलिस डायरेक्ट एफ़आईआर कर सकती है किसी की कंप्लेंट पे, किसी कंप्लेनेंट की, या जो भी इंफॉर्मेंट उसके पास आता है कि फ़लाँ जगह कोई वक़ूआ हो गया है और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस, जिसमें पुलिस डायरेक्ट विदाउट दी इंटरवेंशन ऑफ मैजिस्ट्रेट कि उसके हुक्म के बगैर, उसकी इंस्ट्रक्शंस के बगैर वो एफ़आईआर कर सकती है। तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में जब कोई एफ़आईआर दर्ज हो जाती है, एफ़आईआर जैसा कि आपको पता है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 154 के तहत होती है। तो वो एफ़आईआर दर्ज होने के बाद जब मुलज़म कोई गिरफ़्तार होता है तो उसका सफिशिएंट इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल जब पुलिस कलेक्ट कर लेती है एविडेंस की शक्ल में, तो 173 जो रिपोर्ट होती है, जिसको हम उर्फ़ आम में चलान कहते हैं, तो चलान की सूरत में जब पुलिस रिपोर्ट सबमिट करती है थ्रू डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो वो जब मुतल्लिका कोर्ट में आती है तो मजिस्ट्रेट के पास सबसे पहले वो जाता है चलान। तो मजिस्ट्रेट साहब देखते हैं कि आया ये जो केस है ये ट्रायबल बाई सेशन है या ट्रायबल बाई मजिस्ट्रेट है। अगर वो ट्रायबल बाई मजिस्ट्रेट है तो वो हिमसेल्फ उसको ट्राई करेगा, लेकिन अगर वो देखता है कि ये दिस केस इज़ ट्रायबल बाई सेशंस, तो वो उसको मुतल्लिका सेशन जज के पास भेजता है। तो वो सेशन जज साहब या तो ख़ुद से उसको ट्राई करते हैं या फिर किसी एडिशनल सेशन जज को वो इंटरेस्ट कर लेते हैं, वो केस आगे फॉरवर्ड कर लेते हैं फॉर ट्रायल। तो आपने जैसे क्वेश्चन पुट किया कि ट्रायल होता क्या है, ट्रायल बेसिकली जैसे कि ट्राई से निकला है कि ट्राई करना,
और ट्रायल होता है कि किसी मुलज़म के ऊपर ये एलिगेशंस हैं, वो इन एलिगेशंस को आया एडमिट करता है, अगर एडमिट नहीं करता, डिनाई करता है, तो फिर उसका वहाँ से ट्रायल शुरू हो जाता है। और ट्रायल का मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि ट्रायल शुरू कब होता है और ट्रायल ख़त्म कब होता है। सरदार साहब, आप हमारे ये भी रहनुमाई फरमाएं कि ट्रायल क्यों ज़रूरी है, ट्रायल की वजह क्यों पेश आती है, और ट्रायल की जो कौन कौन सी इम्पोर्टेंट स्टेजेस हैं आप उनको थोड़ा सा तफसील के साथ बताएं। जी राय साहब, इंतहाई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये भी। ट्रायल इसलिए ज़रूरी होता है कि एक तो कोई अकरेंस हो गया किसी जगह पे, अब उस अकरेंस से रिलेटेड किसी भी अक्यूज़ड पे कोई अगर एलिगेशन है तो वो जस्ट एक एलिगेशन है। जिसने वो अलज किया है कि फ़लाँ पर्सन ने, फ़लाँ अक्यूज़ ने ये जुर्म किया है, ही हैज़ कमिटेड अ स्पेसिफिक क्राइम, तो अब उसने कोर्ट ऑफ लॉ में आके ट्रायल फेस करना है। और उस कंप्लेनेंट ने और उन विटनेसेस ने और प्रोसिक्यूशन ने बेसिकली वो एलिगेशंस थ्रू इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल, थ्रू प्रॉपर कोजेंट, कोहेरेंट एंड कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग एविडेंस के साथ उस एलिगेशन को प्रूव करना है। तो इसलिए कि किसी जो इनोसेंट पर्सन को बिला वजह उसको कन्विक्ट ना कर दिया जाए, अगर उसके ऊपर कोई जुर्म है तो उसको बाकायदा से अपनी सफाई का कोर्ट ऑफ लॉ में मौका दिया जाए। उसको बाकायदा, अगर वो इतना पापर किस्म का अक्यूज़ड है या पर्सन है, तो उसको कोर्ट अपनी एक्सपेंस पे, स्टेट एक्सपेंस पे लॉयर प्रोवाइड करती है, या फिर वो ख़ुद से अपनी चॉइस का लॉयर इंगेज करता है और प्रॉपरली वो उन विटनेसेस को जो कोर्ट में आके उसके ख़िलाफ़ एविडेंस देते हैं उनको क्रॉस एग्जामिन करता है। और आफ्टर द क्रॉस एग्जामिनेशन उसके ऊपर क्वेश्चंस पुट होते हैं अंडर सेक्शन 342 CRPC, जैसे यू नो बेटर देन मी, कि ये आपके ऊपर जनाब एलिगेशंस हैं, आप इनके बारे में क्या कहते हैं। तो आफ्टर फुल फ्लज ट्रायल फिर दोनों उसकी डिफेंस को देखते हुए और प्रोसिक्यूशन की एविडेंस को देखते हुए फिर कोर्ट डिसाइड करती है कि वेदर द एलिगेशन वाज करेक्ट और फॉल्स। फिर वो या तो कन्विक्ट करती है या फिर इनसफिशेंट अगर मटेरियल है, एविडेंस इंक्रिमिनेटिंग, वो प्रोसिक्यूशन फेल्ड हो गई है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल कि अपना चार्ज प्रूव नहीं कर सकी, तो उसको फिर एक्विट कर दिया जाता है। सरदार साहब, आप ये बताएं कि ट्रायल का बाकायदा आगाज़ कब होता है, और थोड़ा सा शहादत के बारे में बताएं कि एविडेंस है, पुलिस ने ट्रायल में एक साइड प्रोसिक्यूशन होती है, दूसरी साइड से डिफेंस होती है, तो इस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाएं। और शहादत का इसमें कितना रोल होता है, और क्या अक्यूज़ जो है वो भी शहादत अपने हक़ में पेश कर सकता है अपनी इनोसेंस को साबित करने के लिए। अमूमी तौर पे तो हम ये देखते हैं कि प्रोसिक्यूशन ही जो है वो आफ्टर कलेक्शन ऑफ एविडेंस वो विटनेसेस पेश करते हैं। तो इस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाएं। जी राय साहब, वंस अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो राय साहब, इसमें यह है कि जैसे आपने पूछा कि एविडेंस कैसे होती है, तो एविडेंस बेसिकली कानून शहादत 1984 के तहत होती है। उसमें प्रोसिक्यूशन जो अपने विटनेसेस, जिनको हम प्रोसिक्यूशन विटनेसेस कहते हैं, वो पेश करती है। तो वो पहले विटनेस बॉक्स में अपीयर होके बिफोर द जज, बिफोर द ऑनरेबल जज अपना एग्जामिनेशन इन चीफ रिकॉर्ड करवाते हैं। और उनके एग्जामिनेशन इन चीफ के बाद डिफेंस को मोस्टली आपने देखा होगा कि डिफेंस काउंसिल जो होते हैं, जो अक्यूज़ की तरफ से हायर किए होते हैं, इंगेज किए होते हैं, वो उनके ऊपर क्वेश्चंस पुट करते हैं टू शेक द टेस्टिमनी ऑफ द विटनेसेस कि आपने ये जो शहादत दी है मुलज़म के ख़िलाफ़, ये हक़ाइक़ पे मबनी नहीं है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल देता चलूँ कि जैसे आप मर्डर ट्रायल की एग्जांपल लें कि मर्डर ट्रायल में या कोई भी क्रिमिनल ट्रायल जो होता है, उसमें डिफेंस की जो बेसिक ड्यूटी होती है वो मोड एंड मैनर ऑफ अकरेंस को डाउटफुल करना होता है कि जिस तरह से प्रोसिक्यूशन ने अलज किया है इस तरह से ना तो अकरेंस हुआ है और ना ही ये विटनेसेस, अगर ये क्लेम कर रहे हैं कि हम आई विटनेसेस थे तो ये प्लेस ऑफ अकरेंस पे मौजूद थे, इनकी प्लेस ऑफ अकरेंस पे प्रेजेंस इस तरह से डाउटफुल हो जाती है क्योंकि एट द रेलेवेंट टाइम दे वर प्रेजेंट एट एनी अदर प्लेस। वो फिर क्वेश्चन करते हुए, जैसा कि चोई साहब ने हमें बताया था
कि और जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन जो क्रॉस एग्जामिनर को सबसे ज़्यादा जो उसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो राजा साहब ये है कि उसने व्हाट टू बी आस्क्ड कि क्या पूछना है मैंने विटनेस से, एंड व्हाट नॉट टू बी आस्क्ड चौधरी साहब कहा करते थे कि इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन व्हाट टू बी आस्क्ड एंड वेयर टू बी स्टॉप, कि आपने रुकना कहाँ है, कि आपको अपने मकसद की सबसे पहले क्रॉस एग्जामिनर को अपने माइंड में अपनी लाइन ऑफ एक्शन बनानी है और अपनी डेस्टिनेशन का तयन करना है कि मैंने इस विटनेस से क्या चीज़ अचीव करनी है और कहाँ जाके मैंने रुक जाना है, और अगर ये चीज़ मुझे अचीव हो गई तो मैंने वहाँ पे रुक जाना है। बाज़ औक़ात क्रॉस एग्जामिनर ये करते हैं कि वो अपने मकसद की चीज़ हासिल करने के बावजूद उससे आगे क्रॉस एग्जामिनेशन फॉर द सेक ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन करते रहते हैं, जिससे बहुत सारा मवाद जो उनको मिल चुका होता है उसको वो वापस ज़ाया कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। तो क्रॉस एग्जामिनर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसको पता होना चाहिए कि मुझे वेयर टू बी स्टॉप्ड, कि मैंने कहाँ रुकना है। फिर राय साहब एविडेंस की एक स्टेज आती है कि जब प्रोसिक्यूशन, क्योंकि हमने ज़रा दोनों साइडों को डिस्कस करना है, तो प्रोसिक्यूशन जब को अपना विटनेस पेश करती है तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एविडेंस अगर प्रोसिक्यूशन ये देखती है कि मेरे विटनेस ने मेरे ही केस में मेरे ही ख़िलाफ़ कोई शहादत दे दी है, तो वो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट उसको हॉस्टाइल डिक्लेयर करती है, और हॉस्टाइल डिक्लेयर करने के बाद प्रोसिक्यूशन को ये हक हासिल हो जाता है कि वो भी अपने विटनेस के ऊपर क्वेश्चन पुट कर सकती है कि तुमने इस तरह ये किया है और यू नो बेटर देन मी। तो इसको कहते हैं जी कि आफ्टर डिक्लेयरिंग हॉस्टाइल क्वेश्चन पुट बाय द प्रोसिक्यूशन टू हिज ऑन विटनेस। सिद्धार्थ साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि अक्सर ये देखने में आया है कि व्हेन प्रोसिक्यूशन फेल्स टू प्रूव इट्स केस, तो आप हमारी इस हवाले से रहनुमाई फरमाएं कि जब एक पुलिस ने एक एफआईआर की, एक केस बनाया और उसको फेल करने में नाकाम रहे, एविडेंस नहीं पेश कर सके, तो अमूमी तौर पे आपकी जो प्रैक्टिस है, आपका तजर्बा इसमें क्या कहता है कि जब यानी आपने एक झूठा केस, पुलिस ने किसी के साथ मिली भगत करके एक केस बनाया, उसको साबित नहीं कर सकी, तो क्या ये अब जो जिम्मेदारी है वो पुलिस वालों पे नहीं आती कि उनके खिलाफ भी कोर्ट एक्शन ले, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाए? तो इस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाएं कि जब वो प्रोसिक्यूशन केस साबित नहीं कर सकती तो पुलिस वालों पे भी कोई जिम्मेदारी आयद होती है? हाँ राय साहब, और फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, पिछले क्वेश्चन में एक आपके क्वेश्चन का एक और पार्ट था जो कि स्किप हो गया। आप भी मुख्तलिफ क्लास एग्जामिनर्स की तरह बाज़ औक़ात कंपाउंड क्वेश्चन पुट करते हैं, जिसका हम अक्सर एजिटेट करते हैं कि कंपाउंड क्वेश्चन के नॉट बी पुट टू द एक्यूज। तो इसमें राय साहब आपने क्वेश्चन पुट किया था कि ट्रायल कब स्टार्ट होता है और कब फिनिश होता है, तो उसका मैं जवाब आपको देता चलूँ कि राय साहब बेसिकली जब चलान सबमिट हो जाता है बिफोर द कोर्ट, तो कोर्ट चार्ज फ्रेम करती है। चार्ज फ्रेम ये होता है कि कोर्ट एक फॉर्मल चार्ज फ्रेम करती है। उर्फ़ आम में आपने सुना होगा कि फ़र्द जुर्म आयद हो गई है। फ़र्द जुर्म आयद होने का ये मतलब होता है कि मुलज़म को कोर्ट ये बताती है कि आपके ऊपर ये एलिगेशन है, आया आप इन एलिगेशंस को एडमिट करते हैं या डिनाई करते हैं। तो इन मोस्ट ऑफ़ द केसेस जो हमारी प्रैक्टिस है उसमें मोस्टली केसेस में अक्यूज़ जो होते हैं वो डिनाई करते हैं और कहते हैं जी कि नहीं, मुझ पे ये झूठा इल्ज़ाम है, लिहाजा मैं ट्रायल चाहता हूँ। तो बेसिकली आफ्टर द फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज फुल फ्लैज जो ट्रायल आपका वो स्टार्ट हो जाता है, और फिर उसके बाद एविडेंस की कॉल की जाती है, विटनेसेस आते हैं, विटनेसेस के उनकी एविडेंस होने के बाद जब क्रॉस एग्जामिन सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे फिर जब प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस क्लोज़ करती है तो अक्यूज़ड के ऊपर क्वेश्चन पुट किए जाते हैं अंडर सेक्शन 342 CRPC कि ये एलिगेशन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द ट्रायल आपके ख़िलाफ़ ये एविडेंस आई है, आपका इनके बारे में क्या मौक़िफ़ है। तो वो फिर उसमें वो सारे जवाबात वो देते हैं, अक्यूज़ देता है बिफोर द कोर्ट। और फिर आपने एक और क्वेश्चन पुट किया था कि वेदर अक्यूज़ कैन अपीयर एज अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ कैन अपीयर एज अ विटनेस इन हिज ऑन केस। तो यस, ही कैन अपीयर अंडर सेक्शन 340 सबसेक्शन 2 CRPC। अगर वो देना चाहता है अपनी सफाई में कोई शहादत देना चाहता है तो ऑन ओथ। और ये भी मैं सर आपको बताता चलूँ कि ये जो अंडर सेक्शन 342 CRPC जो एविडेंस उसका जो क्वेश्चनायर दिया जाता है ये विदाउट ओथ होता है, और ये जो 340 सब सेक्शन 2 के तहत होता है ये ऑन ओथ होता है। इसमें फिर प्रोसिक्यूशन अगर वो एविडेंस अपनी देता है
तो उसके ऊपर क्वेश्चन पुट कर सकती है, उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकती है। लेकिन मोस्टली हमारी प्रैक्टिस में ये है कि मोस्टली जो केसेस हैं उनमें अक्यूज़ डिनाई करता है कि नहीं, मैं आई एम इनोसेंट हूँ, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है कि मैं कोई डिफेंस पेश कर सकूं, बिकॉज प्रोसिक्यूशन हैज़ ऑलरेडी मिजरेबली फेल्ड टू प्रूव इट्स ऑन केस। क्योंकि बेसिक ड्यूटी जो क्रिमिनल केसेस में है वो प्रोसिक्यूशन पे होती है कि उसने अपना केस प्रूव करना होता है बियॉन्ड एनी रीज़नेबल डाउट। और अगर कोई रीज़नेबल डाउट, इवन अ स्लाइटेस्ट रीज़नेबल डाउट इज़ सफिशेंट टू एक्विट द अक्यूज्ड, बिकॉज अक्यूज्ड इज़ द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ। सरदार साहब, आपका आप ये भी मैंने एक क्वेश्चन पुट किया था आपसे कि अगर व्हेन प्रोसिक्यूशन फेल्स टू प्रूव इट्स केस, तो जब वो एक झूठा मुकदमा किसी पे बनाते हैं, तो इस हवाले से भी हमारी रहनुमाई फरमाएं। थैंक यू राय साहब। इसमें राय साहब लॉ बड़ा क्लियर है कि मलिशियस प्रोसिक्यूशन जब होती है, बेसिकली तो पुलिस इटसेल्फ जो होता है वो मोस्टली केसेस में प्राइवेट कंप्लेनेंट होते हैं। तो अगर किसी कंप्लेनेंट ने किसी के ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाएं, तो हमारे यहाँ आलमिया ये है कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस बेनिफिट ऑफ डाउट के तहत मुलजमान बरी होते हैं। तो उनमें उनको जो मलिशियस प्रोसिक्यूशन वो उस तरह की वो उनके ख़िलाफ़ जो प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट नहीं कर सकते। ऑनरेबल एक्विटल अगर किसी का होता है फ्रॉम दी लर्नर ट्रायल कोर्ट, तो वो फिर अंडर सेक्शन 182 PPC के तहत उनको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। ये रेमेडी जो है ना वो इसमें दी हुई है। तो इसके अलावा अगर आप सूट फॉर डैमेजेस करना चाहें कि आपकी रेपुटेशन को कोई नुकसान हुआ है इनके इस केस की वजह से और फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ दिस केस, तो आप उसके खिलाफ डैमेजेस का केस करते हैं, जिसकी फिर सारी जो बर्डन आपके ऊपर होगा कि आपने ये केस इनके ऊपर मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया था जो इस केस से मैं बरी हो चुका हूँ। तो इस वजह से मोस्ट ऑफ द केस में प्रोसिक्यूशन हमारे यहाँ इसलिए फेल होती है कि हमारे यहाँ कलेक्शन ऑफ एविडेंस उस तरह से नहीं होती, हमारे यहाँ एविडेंस उस तरह से प्रोक्योर नहीं की जाती, उस तरह से हमारे यहाँ एविडेंस को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता। विटनेसेस जो नेचुरल विटनेसेस होते हैं वो दूसरों की एनमिटी अपने सर लेने की वजह से कोर्ट ऑफ लॉ में अपीयर नहीं होते, जिसकी वजह से प्रोसिक्यूशन को फॉल्स विटनेसेस प्लांट करने पड़ते हैं, जो बिल आखिर फिर कोर्ट में आके जिनकी टेस्टिमनी शैटर हो जाती है और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारे मुलजमान कोर्ट ऑफ लॉ से एक्विट हो जाते हैं। सरदार साहब, आप हमारी ये भी रहनुमाई फरमाएं, अक्सर प्ली ऑफ एलिबाई एक प्ली ली जाती है कि मुलज़म ने ये ऑफेंस जो है वो कमिट नहीं किया, तो हमारी ये रहनुमाई फरमाएं कि व्हाट इज़ प्ली ऑफ एलिबाई। ऐसा प्ली ऑफ एलिबाई से ये मीनिंग होता है कि जब किसी एक्यूज़ पे कोई एलिगेशन लग जाता है कि ऑन दैट डे ऑन सच एंड सच डेट ऑन सच एंड सच प्लेस यू कमिटेड सच एंड सच ऑफेंस, तो वो जब भी या तो अपनी बेल लगाता है या ट्रायल में आता है तो वो कहता है कि मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम टोटली फॉल्स एलिगेशन है। क्यों कि एट द टाइम ऑफ अकरेंस आई वॉज प्रेजेंट एट सच एंड सच प्लेस। वो बताता है कोर्ट को कि मैं वकूए वाले दिन तो इस जगह मौजूद ही नहीं था और इस वक्त तो मैं यहाँ मौजूद ही नहीं था और उसके लिए ये एविडेंस है, मैं फ़लाँ जगह मौजूद था, मेरी CCTV देख लें, मेरा मोबाइल CDR देख लें, मैं अपने मोबाइल के साथ वहाँ मौजूद था और मेरी यहाँ पे CCTV में मैं नज़र आ रहा हूँ कि मैं ऑलमोस्ट 100 माइल्स अवे फ्राम द प्लेस ऑफ अकरेंस। तो ये इसको कहते हैं प्ली ऑफ एलिबाई, जिसका फिर सारा बर्डन उसी अक्यूज़ पे होता है कि उसने प्रूव करना होता है कि वाकई एट द टाइम ऑफ अकरेंस ही वॉज नॉट प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ अकरेंस। सरदार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने टाइम दिया और हमारे जो देखने वाले हैं उनको उनकी रहनुमाई फरमाई। फौजदारी जो ट्रायल है उसकी जो इम्पोर्टेंट स्टेजेस हैं उसके हवाले से आपने सैर हासिल गुफ्तगू की। मैं आपका इंतहाई मशकूर ममनून हूँ कि आपने टाइम दिया और बहुत बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपका।